नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से रिलेटेड 1 जनवरी 2025 से लेकर के नवंबर 2025 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों, भारत की जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, ठीक है, वो हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए वे भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। कौन से क्रम के राष्ट्रपति हैं? तो ये भारत की 15वीं क्रम की राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा इन्होंने 25 जुलाई 2022 को, ठीक है, 25 जुलाई 2025 को पदभार ग्रहण किया था। वे भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए और है कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, यदि आपको करंट अफेयर 2025 का 1 जनवरी 2025 से लेकर नवंबर 2025 तक का कंप्लीट चैप्टर वाइज थ्योरी और कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, जिसका इंडेक्स आप लोग देख सकते हैं, ये सिलेबस है। तो ये सब इसमें क्या किया गया है, कवर किया गया है। ठीक है, आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डेमो की बात करें तो जैसे हमारा चैप्टर 1 है, तो इसमें वर्तमान में कौन क्या है, ठीक है, तो इसी टॉपिक से रिलेटेड हमने क्या किया है, एमसीक्यू बनाया है कि वर्तमान में कौन क्या है से रिलेटेड। ठीक है, तो इसी तरह के पूरा जो ये पीडीएफ है वो डिजाइन किया गया है। जैसे हमारा ऑपरेशन सिंदूर हो गया, ठीक है, कौन सा है, चैप्टर 7 में है। ऑपरेशन सम्मेलन व महोत्सव हो गया, ये चैप्टर 10 में है। ठीक है, और भी डेमो है, आप देख सकते हैं। तो इस पीडीएफ की प्राइस की बात करें, ठीक है, देखिए देने के लिए तो मैं आपको इसे फ्री में दे सकता हूं, लेकिन वीडियो बनाने और आपका पीडीएफ बनाने में काफ़ी समय और मेहनत लगता है, तो इसलिए मैंने इसके लिए आपके छोटी सी केवल प्राइस रखी है। जैसे आप लोग थ्योरी परचेस करते हैं, ठीक है, हमारे थ्योरी का पीडीएफ को आप लोग परचेस करते हैं तो इसकी प्राइस है 50 रुपये, और एमसीक्यू वाले पीडीएफ को प्राइस परचेस करते हैं, ठीक है, तो इसकी भी प्राइस कितनी रखी गई है, ओनली 50 रुपीज़ रखी गई है। लेकिन दोस्तों, यदि आप कॉम्बो परचेस करते हैं तो मैंने इसका प्राइस कम कर दिया है, 80 रुपये कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दूं कि यदि आपको छत्तीसगढ़ का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का भी पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर वाइज थ्योरी मिलेगा इसमें और कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू। इसका डेमो आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। कुछ इस तरह से इसका जो डेमो है, जैसे चैप्टर 1 में क्या है, छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047, चैप्टर 2 में क्या है, बस्तर पंडुम 2025। ठीक है, तो इस तरह से डिजाइन किया गया है। ये आपका देख सकते हैं, ये क्या हो गया, एमसीक्यू फॉर्मेट हो गया। ठीक है, ये क्या है, एमसीक्यू फॉर्मेट है। इसके अलावा दोस्तों, तो इसके भी पीडीएफ के प्राइस की बात करें तो जैसे एमसीक्यू वाला हो गया, ठीक है, एमसीक्यू और थ्योरी, तो थ्योरी का प्राइस कितना रखे हम लोग, 50 रुपए है, और एमसीक्यू वाले पीडीएफ की प्राइस भी कितनी है, 50 रुपए है। ठीक है, लेकिन इसको भी आप कॉम्बो परचेस करते हैं तो ये आपको मात्र 80 रुपए में मिल जाता है। ठीक है, और आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, ठीक है, कि जैसे एक एक तो अगर आप लोग पीडीएफ को परचेस करने जाएंगे तो 4 पीडीएफ का प्राइस हमारा कितना हो जाता है, 200 हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैंने आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट रखा है, स्पेशल डिस्काउंट रखा है, जिसमें यदि आप दोस्तों, ठीक है, यदि आप चारों पीडीएफ को एक साथ में परचेस करते हैं तो ये आपको टोटल कितना पड़ेगा, केवल 150 रुपये में मैं दे दूंगा आपको ये पीडीएफ। ठीक है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो 150 रुपये में आपको ये कंप्लीट 4 पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ हो गया और नेशनल इंटरनेशनल का भी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाता है। ठीक, तो इस पीडीएफ की प्राइस की बात कैसे परचेस करना है, ठीक है, तो दोस्तों इस दिए गए क्यूआर कोड को आपको स्क्रीनशॉट लेकर स्कैन करना है। ठीक है, इसके अलावा पेमेंट करने के बाद हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर 9131897781, ठीक है, इस नंबर पर आपको क्या करना है, पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है दोस्तों उसे भेज देना है। ठीक है, आपको कॉल या मैसेज करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इसका जो पीडीएफ है दोस्तों वो तत्काल ही मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। अगला देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो देखिए भारत के दोस्तों वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वो है सीपी राधाकृष्णन जी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों इन्होंने जो अपना पदभार ग्रहण किया, कब किया, तो 12 सितंबर 2025 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया। ठीक है, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में इन्होंने अपना जो पदभार था वो ग्रहण किया। अगला देखते हैं,
वर्तमान प्रधानमंत्री, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। कौन से क्रम के हैं? तो 15वें क्रम के ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, उन्होंने मई 2024 में तीसरी बार प्रभार संभाला है। मई 2024 में कौन से क्रम में? तो तीसरी बार, थर्ड टाइम। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई कौन है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोस्तों भारत के वर्तमान में न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत की 53वें, कौन से क्रम के? तो 53वें, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, जिन्होंने न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई का स्थान लिया है। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत के वर्तमान महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर वेंकट रमणी। ये हैं दोस्तों भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन से क्रम के हैं? तो 16th क्रम के हैं। इसके अलावा 2022 में इन्हें नियुक्त किया गया। कब नियुक्त किया गया इन्हें? तो इन्हें नियुक्त किया गया 2022 में। अगला देखते हैं। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि भारत की जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो हैं तुषार मेहता जी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल है, जो केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधिक सलाहकार होता है। ये सॉलिसिटर जनरल मतलब केंद्र सरकार का, ठीक है, क्या होता है? सर्वोच्च विधिक सलाहकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनजीटी यानी कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वे एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो पर्यावरणीय जो विवाद होते हैं उनसे जुड़े मामलों की सुनवाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यसभा के सभापति कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि राज्यसभा के जो सभापति हैं सीपी राधाकृष्णन जी वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, जगदीप धनखड़ का भी नहीं होगा, यानी कि सीपी राधाकृष्णन ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, ये वर्तमान में दोस्तों राज्यसभा के सभापति हैं। ठीक है, इन्होंने पदभार कब संभाला? तो 12 सितंबर 2025 को। ठीक, अगला देखते हैं। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो दोस्तों राज्यसभा के जो उपसभापति हैं वो हरिवंश नारायण सिंह जी, ये राज्यसभा के उपसभापति हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जेडीयू के नेता हैं। किसके नेता हैं? तो जेडीयू जो पार्टी है उसके नेता हैं, और लगातार तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति बने हैं। कितनी बार? तो थर्ड टाइम राज्यसभा के क्या बने हैं? उपसभापति बने हैं। अगला देखते हैं। राज्यसभा के महासचिव कौन है पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रमोद चंद्र मोदी जी वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव हैं। ठीक है, वे पूर्व सीबीडीटी प्रमुख भी रह चुके हैं और वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव भी हैं। पूर्व में क्या थे ये? तो सीबीडीटी के प्रमुख, सीबीडीटी, ठीक है, इसके प्रमुख थे पूर्व में। अगला देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका कि ओम बिरला जी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, कौन से क्रम के? तो 17वीं लोकसभा के। अगला देखते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका राहुल गांधी जी जो हैं वो वर्तमान में लोकसभा के में विपक्ष के नेता बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लोकसभा के महासचिव कौन है? तो वर्तमान में जो लोकसभा के महासचिव हैं वो हैं उत्पल कुमार सिंह जी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दैट मीन सीएजी जो है दोस्तों ये कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका कि भारत के जो वर्तमान में सीएजी हैं, ठीक है, वो है के संजय मूर्ति जी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। थल सेनाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में दोस्तों थल सेनाध्यक्ष की बात करें तो वो हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों कि वे 29वें थल सेनाध्यक्ष हैं। कौन से? तो 29वें
थल सेनाध्यक्ष हैं। इसके अलावा याद रखिएगा इन्होंने 2024 में अपना पदभार जो है वो ग्रहण किया। ठीक है, अगला देखते हैं नौसेना के प्रमुख कौन है। तो दोस्तों नौसेना के वर्तमान प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एडमिरल दिनेश कुमार पाठी 26वें नौसेना के प्रमुख हैं 26 में। ठीक है, 26वें नौसेना के प्रमुख है आपका दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। नेक्स्ट है वायुसेना प्रमुख कौन है। दोस्तों वर्तमान वायुसेना जो प्रमुख है वो है आपका एपी सिंह जी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31वें प्रमुख है। कौन से क्रम के, तो 31वें। अगला देखते हैं भारत के कैबिनेट सचिव कौन है। तो दोस्तों वर्तमान में भारत के जो कैबिनेट सचिव हैं वो है टीवी सोमनाथन जी। ठीक है, कैबिनेट सचिव जो होता है दोस्तों ये केंद्र सरकार का सर्वोच्च नौकरशाह होते हैं। क्या होते हैं, केंद्र सरकार का एक प्रमुख नौकरशाह होता है आपका कैबिनेट सचिव। अगला देखते हैं भारत के नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुमन बेरी वर्तमान में भारत के नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, सुमन बेरी ने 2022 से नीति आयोग का उपाध्यक्ष हैं। कब से, तो 2022 से सुमन बेरी जी जो है दोस्तों ये 2022 से नीति आयोग जो है इसके उपाध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं विजय रहटाकर जी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वे 2024 से इस पद में अभी हैं। ठीक है, भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरविंद पनगड़िया जो है ये भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला देखते हैं भारत का लोकपाल कौन है। तो दोस्तों भारत के जो लोकपाल हैं वर्तमान में, ठीक है, वो अजय मणिकराव खानविलकर ये वर्तमान में भारत के लोकपाल हैं। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अजय खानविलकर कौन थे ये पहले, तो सुप्रीम कोर्ट के एससी के पूर्व जज। अगला देखते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर सिंह आर्य जी जो हैं ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला देखते हैं इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों इसरो, ठीक है, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं वी नारायणन जी। कौन है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा वी नारायणन जी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। ठीक है, 11वें कौन से क्रम के हैं ये, तो 11वें क्रम के ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने 2025 में पदभार ग्रहण किया, 2025 में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, अगला देखते हैं भारत के रक्षा सचिव यानी कि डिफेंस सेक्रेटरी कौन है। तो दोस्तों भारत के जो रक्षा सचिव हैं वर्तमान में वो राजेश कुमार सिंह जी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रक्षा सचिव भारत के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। 2024 से राजेश कुमार जी इस पद पर बने हुए हैं। ठीक है, कब से, तो 2024 से इस पद पर बने हुए हैं राजेश कुमार सिंह जी। अगला देखते हैं वर्तमान वित्त सचिव कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अजय सेठ जी वर्तमान में वित्त सचिव हैं। ठीक है, अगला देखते हैं भारत के गृह सचिव कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद मोहन जी भारत के वर्तमान में, ठीक है, गृह सचिव हैं। गृह सचिव देश की आंतरिक सुरक्षा और गृह मंत्रालय के कार्यों के प्रशासनिक क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। अगला देखते हैं वर्तमान विदेश सचिव कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि विक्रम मिश्री जो हैं ये वर्तमान में विदेश सचिव हैं। ठीक है, विक्रम मिश्री 35वें विदेश सचिव हैं। इससे पहले वे चीन में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। कौन से क्रम के हैं ये, तो 35 क्रम के हैं। इससे पूर्व में कहाँ थे, वो चीन के, चाइना के क्या थे, तो विदेश सचिव, सॉरी राजदूत थे। चाइना के क्या थे, राजदूत भी रह चुके हैं कि आपके विक्रम मिश्री जी। अगला देखते हैं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए कौन है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अजीत डोभाल जी जो हैं ये वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ठीक है, भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद जी दोस्तों वर्तमान में भारत के, ठीक है, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। अगला देखते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका हंसराम गंगाराम अहीर जी वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला देखते हैं
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, ठीक है, आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति इस आयोग के जो अध्यक्ष है दोस्तों वर्तमान में, किशोर मकवाना जी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये क्या करते हैं कि एससी वर्ग के हितों की देखरेख करते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC, इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम जी जो हैं ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों राष्ट्रीय अल्पसंख्यक जो आयोग है इसके अध्यक्ष हैं इमाम इंकलाब हुसैन लाजपुरकर जी, ठीक है। अगला देखते हैं, कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में जो SSC के अध्यक्ष हैं वो हैं S गोपाल कृष्णन जी। कौन है? तो S गोपाल कृष्णन जी वर्तमान में SSC बोर्ड के चेयरमैन है, ठीक है। और ये क्या करता है कि जो केंद्र सरकार की भर्ती परीक्षाएं होती हैं इसका संचालन करता है आपका SSC। अगला है, भारत के राज्य सचिव कौन है? तो भारत के राजस्व सचिव जो है दोस्तों ये वर्तमान में है आपका अरविंद श्रीवास्तव जी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अरविंद श्रीवास्तव जी वर्तमान में भारत के राजस्व सचिव हैं, ठीक है। राजस्व सचिव जो होते हैं ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कर संग्रह और राजस्व नीति के प्रमुख अधिकारी होते हैं। अगला देखिएगा, DRDO के प्रमुख कौन है? दोस्तों DRDO के वर्तमान प्रमुख हैं समीर वी कामत जी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर समीर वी कामत 2022 से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के प्रमुख है। क्या होता है DRDO का फुल फॉर्म? तो याद रखिएगा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ठीक है। कब से हैं ये? तो 2022 से। अगला देखिएगा, परमाणु ऊर्जा आयोग यानी कि AEC के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के मोहंती जी जो हैं ये वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। AEC जो होता है दोस्तों ये भारत की परमाणु नीति व अनुसंधान की दिशा देता है। अगला देखिएगा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BARC के निदेशक कौन है? तो दोस्तों BARC के वर्तमान निदेशक जो हैं वो विवेक भसीन जी हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विवेक भसीन BARC यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं जो कि परमाणु तकनीक के क्षेत्र में एक अग्रणी अनुसंधान संस्था है। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी कि AERB के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका दिनेश कुमार शुक्ला जी, ठीक है। दोस्तों AERB यानी कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड भारत में परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा और नियमन सुनिश्चित करता है। अगला देखिएगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो VSSC है इसके निदेशक कौन है? तो दोस्तों VSSC इसके वर्तमान निदेशक हैं, ठीक है, डॉक्टर A राजराजन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों VSSC इसरो का प्रमुख रॉकेट अनुसंधान केंद्र है। ये किसका प्रमुख अनुसंधान केंद्र है? तो इसरो का प्रमुख रॉकेट अनुसंधान केंद्र है आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। अगला देखिएगा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका NK सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, नियंत्रक महालेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका TCA कल्याणी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वे भारत की 29वीं, ठीक है, भारत की कौन सी? तो 29वीं CGA हैं और देश की सभी सरकारी खातों की क्या करती हैं? निगरानी करती हैं, नियंत्रक एवं महालेखा जो पर्यवेक्षक होता है, ठीक है। नियंत्रक महालेखा महानियंत्रक। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि NCPCR के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों NCPCR के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रियंक कानुंगो जी हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रियंका कानुंगो जो है दोस्तों ये 2022 से
इस पद पर बनी हुई हैं, जो कि बच्चों के अधिकारों की क्या करती हैं, रक्षा करती हैं। अगला देखिएगा, भारत के मुख्य रक्षा स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जनरल अनिल चौहान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका, सॉरी, जनरल अनिल चौहान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के मुख्य रक्षा स्टाफ है वर्तमान में जनरल अनिल चौहान। भारत के दूसरे सीडीएस हैं जो कि तीनों सेनाओं के क्या करते हैं, समन्वय के प्रमुख होते हैं। अगला देखते हैं, डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ले जनरल राजीव घई। ये वर्तमान में क्या है कि डीजीएमओ है। ठीक है, अगला देखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के संभावित उपाध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अनीश दयाल सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनीश दयाल सिंह जी वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के संभावित उपाध्यक्ष हैं। अगला देखिएगा, भारतीय प्रतियोगिता आयोग यानी कि सीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका रवनीत कौर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीसीआई बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। रवनीत कौर इसकी पहली महिला अध्यक्ष हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि रवनीत कौर जी जो हैं ये इसकी पहली महिला अध्यक्ष हैं। ठीक है, अध्यक्ष हैं सीसीआई के। सीसीआई दैट मीन्स भारतीय प्रतियोगिता आयोग। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जबकि इसकी क्षेत्रीय पीठें जो है दोस्तों ये कहाँ है? तो भोपाल हो गया क्षेत्रीय पीठें। ठीक है, ये कहाँ कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल हो गया, इसके अलावा आपका पुणे, इसके अलावा चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री सबको पता है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में भारत के जो रक्षा मंत्री हैं वो राजनाथ सिंह जी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राजनाथ सिंह जी। ठीक है, वे लगातार दूसरी बार भारत के रक्षा मंत्री बने हैं। ये इनका कौन सा है? सेकंड टर्म है। ठीक है, अगला देखिएगा, गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय किसके पास है? तो दोस्तों वर्तमान में जो गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय है ये अमित शाह जी के पास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमित शाह देश की आंतरिक सुरक्षा और सरकारी संस्थाओं के भी प्रभारी हैं वर्तमान में। ठीक है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग परिवहन किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका कि वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, स्वास्थ्य और रसायन उर्वरक किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जेपी नड्डा जी के पास है। स्वास्थ्य विभाग और रसायन उर्वरक मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, वे भाजपा के अध्यक्ष भी हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी है। अगला देखिएगा, विदेश मंत्रालय किसके पास है? तो दोस्तों ये जो विदेश मंत्रालय है ये है वर्तमान में एस जयशंकर जी के पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एस जयशंकर 2019 से भारत के विदेश मंत्री हैं। कब से भारत के विदेश मंत्री है? तो 2019 से भारत के विदेश मंत्री हैं। अगला देखिएगा, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय किसको सौंपा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान जी को कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय मंत्री बनाया गया है। वे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और किसानों के कल्याण से जुड़े मंत्रालय का नेतृत्व करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ऊर्जा और आवासन मंत्रालय किसके पास है? तो दोस्तों ये जो ऊर्जा और आवासन मंत्रालय है ये मनोहर लाल जी के पास है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब ऊर्जा और आवासन मंत्रालय देख रहे हैं। अगला देखिएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय किसके पास है? तो ये जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है दोस्तों ये है पीयूष गोयल जी के पास। ठीक है दोस्तों, वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति और औद्योगिक विकास के लिए जिम्मेदार हैं। अगला है,
शिक्षा मंत्रालय किसके पास है? तो देखिए शिक्षा मंत्रालय जो है ये धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है, ठीक है। वे नई शिक्षा नीति NEP 2020 को लागू करने में मुख्य निभा रहे हैं, ठीक है। सबको पता होगा NEP 2020 नई शिक्षा नीति। अगला देखिएगा, भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय किसको सौंपा गया है? तो दोस्तों ये जो भारी उद्योग है और इस्पात मंत्रालय, इसके मंत्री हैं HD कुमार गोस्वामी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं दोस्तों कुमार गोस्वामी, अब केंद्रीय मंत्री हैं। अगला देखिएगा, सूक्ष्म हो गया, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय यानी कि MSME किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है आपका जीतन राम मांझी जी के पास, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जीतन राम मांझी जी के बारे में याद रखिएगा कि ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो कि अब MSME मंत्रालय संभाल रहे हैं, ठीक है, सूक्ष्म लघु और उद्योग मंत्रालय। अगला देखिएगा, पंचायती राज और मत्स्य पालन मंत्रालय किसके पास है? तो पंचायती राज और मत्स्य पालन मंत्रालय जो है ये है राजीव रंजन सिंह जी के पास। किसके पास है? राजीव रंजन सिंह, लल्लन सिंह इनको बोलते हैं, ठीक है। वे JDU के नेता हैं और ग्रामीण शासन में जुड़े मंत्रालय संभालते हैं। अगला देखिएगा, पत्तन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय किसको सौंपा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय सौंपा गया है। अगला देखिएगा, संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय किसके पास है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है। अगला देखिएगा, रेल, सूचना और IT मंत्रालय किसके पास है? तो राइट आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव जी के पास रेल, सूचना और IT मंत्रालय है वर्तमान में, ठीक है। अगला देखिएगा, नगर विमानन मंत्रालय किसके पास है? तो राइट आंसर हो जाएगा किंजरापू राम मोहन नायडू, इनके पास वर्तमान में नगर विमानन मंत्रालय है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो किंजरापू राम मोहन नायडू जी हैं, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश से सांसद हैं, आंध्र प्रदेश से सांसद हैं और सबसे युवा कैबिनेट मंत्री हैं, युवा कैबिनेट मंत्री हैं। अगला देखिएगा, उपभोक्ता मामले और खाद्य वितरण मंत्रालय किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रहलाद जोशी जी के पास उपभोक्ता मामले और खाद्य वितरण मंत्रालय के मंत्री हैं वर्तमान में। अगला देखिएगा, जनजातीय कार्य मंत्रालय किसे दिया गया है? तो दोस्तों जो जनजातीय कार्य मंत्रालय है ये दिया गया है जुएल ओराम जी के, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वे ओडिशा से सांसद हैं और आदिवासी मामलों के प्रभारी हैं। कहां से सांसद नहीं है? तो ओडिशा से। अगला देखिएगा, कपड़ा मंत्रालय किसके पास है? तो दोस्तों ये जो कपड़ा मंत्रालय है ये वर्तमान में गिरिराज सिंह जी के पास है, ठीक है। वे कपड़ा उद्योग और बुनकर कल्याण योजनाओं से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय किसके पास है? तो दोस्तों पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, ठीक है। वे पर्यावरण नीति और जलवायु मुद्दों के प्रभारी हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय किसके पास है? तो दोस्तों संस्कृति और जो पर्यटन मंत्रालय है ये वर्तमान में गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहां से सांसद हैं ये? तो राजस्थान से, राजस्थान से सांसद शेखावत संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय संभालते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुप्रिया पटेल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य जो है ये किरेन रिजिजू जी के पास है, ठीक है। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय किसके पास है वर्तमान में? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हरदीप सिंह पुरी जी के पास है। अगला क्वेश्चन है, श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम मंत्रालय किसके पास है? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनसुख मंडाविया। अगला देखते हैं,
कोयला और खान मंत्रालय किसके पास है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका जी किशन रेड्डी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखिएगा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय किसके पास है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चिराग पासवान। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जल शक्ति मंत्रालय किसको सौंपा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सी आर पाटिल को जल शक्ति जो मंत्रालय है वो सौंपा गया है। ठीक है, अगला देखते हैं, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ठीक है, 2023 की घोषणा की कब की गई? तो इसकी जो घोषणा की गई दोस्तों 1 अगस्त 2025 को। ठीक है, राष्ट्रीय 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। अगला देखिएगा, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो इसमें सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता का पुरस्कार मिला दोस्तों शाहरुख खान जी को मिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। शाहरुख खान की जो फिल्म है जवान, ठीक है, इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है शाहरुख खान जी को। अगला देखिएगा, 71वें राष्ट्रीय पुरस्कार में दूसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विक्रांत मैसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रांत मैसी, जिनकी फिल्म कौन सी है? तो 12वीं फेल, 12th फेल। ठीक है, इस फिल्म को हिंदी कौन सी फिल्म है? ये हिंदी फिल्म है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का द्वितीय पुरस्कार मिला है उनको, विक्रांत मैसी जी को। अगला देखिएगा, 71वें राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसने जीता? तो रानी मुखर्जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, रानी मुखर्जी की फिल्म जो मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, फिल्म का क्या नाम है? तो मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ठीक है, इस फिल्म के लिए दोस्तों इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखिएगा, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के निर्देशक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आसिमा चिब्बर। ठीक है, आसिमा चिब्बर, यह फिल्म वास्तविक कहानी पर आधारित है और इसकी निर्देशक है आसिमा चिब्बर। अगला देखिएगा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुदीप्तो सेन को। ठीक है, सुदीप्तो सेन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। ठीक है, उन्हें विवादास्पद फिल्म, ये फिल्म जो था दोस्तों काफी विवादास्पद में था, देखा होगा आपने, द केरला स्टोरी। ठीक है, द केरल स्टोरी, इसके लिए दोस्तों सर्वश्रेष्ठ निर्देशन पुरस्कार मिला है आपका सुदीप्तो सेन को। अगला देखिएगा, 71वें पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी बनी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 12वीं फेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये जो 12वीं फेल है दोस्तों, ये विधु विनोद चोपड़ा जी की फिल्म है। किसके है? विधु विनोद चोपड़ा। ठीक है, अगला देखिएगा, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कटहल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है। ठीक है, याद रखिएगा कि इसके निर्देशक जो हैं दोस्तों यशोवर्धन मिश्रा जी हैं। निर्देशक कौन है इसके? निर्देशक तो यशोवर्धन मिश्रा इसके निर्देशक हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कि इनका छत्तीसगढ़ रायपुर से जुड़ाव है, रायपुर से जुड़ाव है। अगला देखिएगा, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार तो यही था। ठीक है, नेक्स्ट है कटहल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री के निर्देशक कौन है? तो दोस्तों कटहल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री के जो निर्देशक है अभी मैंने बताया। ठीक है, कौन है इसके निर्देशक? तो यशोवर्धन मिश्रा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उनके पिता जो है दोस्तों अशोक मिश्रा, ये बिलासपुर के हैं और स्वयं भी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रहे हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन का पुरस्कार किसे मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा दीपक किंगरानी को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दीपक किंगरानी को सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन का पुरस्कार मिला है। अगला देखिएगा,
अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि दीपक किंगरानी जो है दोस्तों, ये कहाँ से संबंधित है? ये बलौदा बाजार से, छत्तीसगढ़ का जो बलौदा बाजार है दोस्तों, यहाँ से संबंधित है। ठीक है, बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से संबंधित है आपका दीपक किंगरानी जी। ठीक है, उन्हें सिर्फ एक बंदा काफी है के लिए पुरस्कार मिला है। क्यों इन्हें पुरस्कार मिला? तो सिर्फ एक बंदा काफी है, इसके लिए इन्हें पुरस्कार मिला। ठीक है, अगला देखिएगा, सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार किसने जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का जो पुरस्कार है ये शिल्पा राव ने जीता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके लिए? तो जवान फिल्म के लिए है। ठीक है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म में सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का जो पुरस्कार है वो शिल्पा राव ने जवान फिल्म के लिए जीता। ठीक है, अगला देखिएगा, सर्वश्रेष्ठ स्टंट कोरियोग्राफी किस फिल्म को मिला? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका हनुमान, जो कि एक तेलुगु फिल्म है, इसे सर्वश्रेष्ठ स्टंट कोरियोग्राफी का पुरस्कार मिला है। ठीक है, वीएफएक्स और दोनों स्टंट दोनों अत्यधिक प्रशंसित रहे हैं। मैंने देखी ये फिल्म, काफी बेटर है। अगला देखिएगा, 12वीं फेल के निर्देशक कौन है? तो दोस्तों 12वीं जो फेल मूवी है इसके निर्देशक हैं विधु विनोद चोपड़ा जी। ठीक है, अगला देखिएगा, इसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो 12वीं फिल्म है, ठीक है, इसके निर्देशक कौन है? तो विधु विनोद चोपड़ा जी जो हैं, लेकिन श्री मनोज शर्मा की वास्तविक कहानी पर आधारित है। ये जो फिल्म है दोस्तों 12वीं फेल, ये आईपीएस, ठीक है, कौन से आईपीएस? तो श्री मनोज शर्मा, श्री मनोज शर्मा, इनकी लाइफ से जुड़ी हुई ये कहानी है आपका 12th फेल जो मूवी है। अगला देखिएगा, सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार किससे मिला? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ जो शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार है ये गिद्ध द स्क्वेंचर को मिला है। ठीक है, 71वें राष्ट्रीय ठीक है फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म का जो पुरस्कार है ये किसे मिला है? तो गिद्ध द स्क्वेंचर को मिला है। ठीक है, याद रहेगा आपको। अगला देखिएगा, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी रही? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका गुड वल्चर एंड ह्यूमन। गुड वल्चर एंड ह्यूमन जो है दोस्तों ये सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म रही। ठीक है, वल्चर संरक्षण और पर आधारित डॉक्यूमेंट्री को पुरस्कार मिला है आपका 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। अगला देखिएगा, द साइलेंट एपिडेमिक किस श्रेणी से पुरस्कृत हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, द साइलेंट एपिडेमिक जो है ये बेस्ट समाज पर्यावरण फिल्म से आपका पुरस्कृत किया गया है। अगला देखिएगा, जवान के निर्देशक कौन है? तो जवान के निर्देशक है दोस्तों इटली कुमार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जवान जो फिल्म है ये किन किन भाषाओं में रिलीज हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी, तमिल और तेलुगु। ठीक है, इन 3 भाषाओं में रिलीज हुई थी जवान फिल्म शाहरुख खान की। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ की दीपक किंगरानी किस फिल्म से जुड़े हैं? ऑप्शन है आपका कटहल, 12वीं फेल, बंदा, ठीक है, द साइलेंट एपिडेमिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, सिर्फ एक बंदा काफी है, सिर्फ एक बंदा काफी है। इस फिल्म से जुड़े हैं दोस्तों दीपक किंगरानी जी। ठीक है, उन्हें सर्वोत्तम संवाद लेखन का पुरस्कार मिला है। अगला देखिएगा, किस फिल्म ने एक साथ सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दोनों के पुरस्कार जीते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 12वीं फेल फिल्म। ठीक है दोस्तों, फिल्म ने दो प्रमुख श्रेणियों में अवार्ड जीता। एक तो आपका हो गया सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और दूसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। ठीक है, कौन है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इसके? तो याद रखिएगा विक्रांत मैसी, विक्रांत मैसी। ठीक है, विक्रांत मैसी। अगला देखिएगा, यशोवर्धन मिश्रा का किस राज्य से जुड़ाव है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़ से। ठीक है, उनके जो परिवार है दोस्तों ये बिलासपुर के रहने वाले थे। अगला देखिएगा, कटहल फिल्म किस भाषा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अगला देखिएगा, 71वें राष्ट्रीय
फिल्मों की अवधि के लिए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 2023 के लिए, ठीक है, वर्ष 2023 के लिए। अगला देखिएगा, सिर्फ एक बंदा काफी है किस विषय पर आधारित फिल्म है? तो ये जो सिर्फ एक बंदा काफी है फिल्म है, ठीक है, ये कोर्ट ड्रामा से संबंधित है, कोर्ट रूम ड्रामा से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, सिर्फ एक बंदा काफी है, ये किस विषय पर आधारित है? तो कोर्ट रूम ड्रामा से संबंधित है ये फिल्म, ठीक है। देखिए, फिल्म न्यायपालिका पर आधारित वास्तविक केस से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ साउंड डिजाइन किस फिल्म को मिला है? तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ साउंड डिजाइन का जो पुरस्कार मिला, ये मिला एनिमल फिल्म को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, फिल्म एनिमल के साउंड डिजाइन को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई। अगला देखिएगा, गिद्ध किस श्रेणी में विजेता बनी? तो दोस्तों, ये जो गिद्ध है, ठीक है, ये बना आपका नॉन फीचर शॉर्ट फिल्म में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये नॉन फीचर शॉर्ट फिल्म की विजेता है आपका गिद्ध। अगला देखिएगा, केरला स्टोरी को कौन सा अवार्ड मिला? तो दोस्तों, केरला स्टोरी को, ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि केरला स्टोरी जो था, इसके निर्देशक हैं सुदीप्तो सेन, ठीक है, इन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। अगला देखिएगा, रानी मुखर्जी की फिल्म किस वास्तविक घटना पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका नॉर्वे चाइल्ड की जो कस्टडी केस था, ठीक है, इससे प्रेरित है आपका दोस्तों रानी मुखर्जी की फिल्म, ठीक है। फिल्म में क्या था कि एक भारतीय महिला की वास्तविक कानूनी लड़ाई पर आधारित है। अगला है, शाहरुख खान को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जवान फिल्म के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। किस वर्ष रिलीज हुई थी ये फिल्म? तो 2023 में। 2023 की सुपरहिट फिल्म जवान में उनके प्रदर्शन को काफी सराहना दिया गया। अगला देखिएगा, 71वें पुरस्कार की छत्तीसगढ़ से सबसे प्रमुख उपलब्धि क्या रही? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेस्ट संवाद, ठीक है, दीपक किंगरानी। क्या रहा छत्तीसगढ़ से सबसे प्रमुख उपलब्धि? तो बेस्ट संवाद, ठीक है। दीपक किंगरानी बलौदाबाजार के निवासी हैं और राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें सम्मानित किया गया है। अगला देखिएगा, निसार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण कब किया गया? तो दोस्तों, ये जो निसार उपग्रह है, ठीक है, इसका सफल प्रक्षेपण किया गया 30 जुलाई 2025 को। निसार को 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। कहां से लॉन्च किया गया था इस निसार उपग्रह को? तो श्रीहरिकोटा। अगला देखिएगा, निसार उपग्रह का प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका GSLV F-16 से। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये GSLV के 18वीं उड़ान थी। कौन सी उड़ान थी ये GSLV की? तो 18वीं उड़ान थी, जिसमें क्रायोजेनिक स्टेज का उपयोग हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निसार मिशन किसका संयुक्त प्रोजेक्ट है? तो दोस्तों, ये जो निसार मिशन है, ये नासा और इसरो का संयुक्त प्रोजेक्ट है, ठीक है। निसार यानी कि निसा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रीडर, ठीक है, दुनिया का पहला डुअल फ्रीक्वेंसी स्टार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निसार उपग्रह किस कक्षा में स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सूर्य के जो समकालिक कक्षा है, यहां पर निसार उपग्रह को स्थापित किया गया है, ठीक है। देखिए, 747 किलोमीटर ऊंचाई पर सूर्य समकालिक कक्षा में इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। कितने किलोमीटर ऊंचाई पर? तो 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको स्थापित किया गया है। अगला देखिएगा, निसार उपग्रह का मुख्य उपयोग किस क्षेत्र में है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पृथ्वी के अवलोकन और जलवायु अध्ययन में निसार उपग्रह का मुख्य उपयोग है, ठीक है। निसार उपग्रह का उपयोग की बात करें तो मेनली ग्लेशियर हो गया, इसके अलावा दोस्तों बाढ़, भूकंप और आपका जंगलों की कटाई, इसके अलावा फसल निगरानी, ठीक है, फसल निगरानी, इसमें इसका उपयोग किया गया जाएगा। अगला देखिएगा, निसार की मिशन अवधि कितनी है? तो दोस्तों, निसार उपग्रह की जो मिशन अवधि है ये 5 वर्ष है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निसार का बेसलाइन मिशन 5 वर्ष का है, जिसमें पृथ्वी की सतह पर 12 दिनों में स्कैन की जाएगी, ठीक है। कितनी दिनों में? तो 12 दिन में
स्कैन किया जाएगा पृथ्वी की सतह की। अगला देखिएगा, निसार उपग्रह का वजन कितना है? तो इसका जो वजन है दोस्तों 2393 किलोग्राम इसका वजन है निसार उपग्रह का। ठीक है, ये एक हैवी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। अगला देखिएगा, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो 2025 निसार मिशन के समय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वी नारायणन जी। ठीक है, वी नारायणन इसरो के कौन से क्रम के हैं? तो 11वें क्रम के अध्यक्ष हैं। अगला देखिएगा, निसार मिशन का डेटा किस प्रकार उपलब्ध होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओपन सोर्स। ठीक है, सभी के लिए मुफ्त होगा निसार उपग्रह मिशन का जो डेटा होगा ये, यानी कि सभी के लिए ये मुफ्त है। मिशन डेटा वैश्विक शोध और वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगा। निसार किस महत्वपूर्ण प्राकृतिक घटनाओं की निगरानी करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका भूस्खलन हो गया, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया। ठीक है, इनकी निगरानी करेगा निसार उपग्रह। अगला देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, यह मंत्रालय देश के सभी शहरों में क्या करता है? स्वच्छता सर्वेक्षण आयोजित करता है। ठीक है, अगला देखिएगा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का आयोजन स्थल कहाँ था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका विज्ञान भवन नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का आयोजन किया गया था। ठीक है, सुपर स्वच्छता लीग 2025 किस वर्ष पहली बार शुरू की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 2025 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में स्वच्छता में श्रेष्ठ शहरों को सम्मान देने हेतु नई श्रेणी शुरू की गई आपका सुपर स्वच्छता लीग 2025। अगला देखिएगा, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में सुपर स्वच्छता लीग 2025 का प्रथम स्थान किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका इंदौर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदौर लगातार सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहरों में अग्रणी रहा है। अगला देखते हैं, 3 लाख से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों में सुपर स्वच्छ लीग 2025 का विजेता कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका नोएडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोएडा ने इस श्रेणी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। अगला देखते हैं, 50,000 से 3 लाख जनसंख्या वाले शहरों में छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर प्रथम रहा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अंबिकापुर। ठीक है दोस्तों, अंबिकापुर अपनी शून्य कचरा मॉडल के लिए प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? तो शून्य कचरा मॉडल के लिए। वैसे मैं अंबिकापुर में ही रहता हूँ, आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर की स्वच्छता किस हालत है, कभी आइए तो पता चलेगा। ठीक है, कागजों में सब चीज़ अच्छा लगता है लेकिन रियलिटी आप सब जानते ही हैं। 20,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों में छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर द्वितीय रहा? राइट आंसर हो जाएगा इसका पाटन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाटन को सुपर स्वच्छ लीग यानी कि 20,000 से नीचे में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला देखिएगा, प्रेसिडेंशियल अवार्ड 10 लाख प्लस श्रेणी में प्रथम स्थान किस शहर को मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका अहमदाबाद को। ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद ने स्वच्छता में उच्चतम अंक प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंशियल अवार्ड में 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में द्वितीय स्थान किसे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिलासपुर को मिला है। ठीक है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ का प्रमुख विजेता रहा है प्रेसिडेंशियल अवार्ड में 3 से 10 लाख की जनसंख्या श्रेणी में। नेक्स्ट है, 20 से 50,000 श्रेणी में तृतीय स्थान किस छत्तीसगढ़ी शहर को मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुम्हारी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कुम्हारी को प्रेसिडेंशियल अवार्ड की सूची में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये जो कुम्हारी है इसको प्रेसिडेंशियल में थर्ड रैंक प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला देखिएगा, 20,000 से कम श्रेणी में प्रथम स्थान किस छत्तीसगढ़ी शहर ने प्राप्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्हा ने। ठीक है दोस्तों, बिल्हा ने प्रेसिडेंशियल अवार्ड में सर्वोच्च स्थान मिला है इसको। ठीक है, स्वच्छ महाकुंभ 2025 किस श्रेणी में आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्रियल अवार्ड। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसे विशेष श्रेणी में मंत्रालय द्वारा दिया गया विशिष्ट अवार्ड माना जाता है। अगला देखिएगा,
आशाजनक स्वच्छ शहर श्रेणी में कौन सा राज्य पुरस्कृत हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो रायपुर है ये आशाजनक स्वच्छ शहर श्रेणी में पुरस्कृत हुआ है। ठीक है, अगला देखिएगा, सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर के रूप में किस शहर को सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका प्रयागराज को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रयागराज गंगा सफाई और तट प्रबंधन कार्यों में अग्रणी रहा है। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ जो छावनी बोर्ड का खिताब है ये सिकंदराबाद ने जीता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर की सूची में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन है विशाखापट्टनम, जबलपुर, गोरखपुर या फिर भोपाल। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भोपाल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर में एक तो आपका हो गया विशाखापट्टनम, ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जबलपुर और गोरखपुर ये तीनों विजेता हैं। अगला देखिएगा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में कुल यूएलबीएस यानी कि शहरी निकाय जो है ये कितने थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 4589 शहरी निकाय थे टोटल। अगला है, कुल छावनी बोर्डों की संख्या कितनी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 58 थी कुल छावनी बोर्ड की संख्या। ठीक है, ये रक्षा मंत्रालय के अधीन होते हैं। ये जो छावनी बोर्ड होता है दोस्तों ये रक्षा मंत्रालय के अधीन होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, गंगा नगरों की कुल संख्या कितनी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 88। ठीक है, गंगा नदी से लगे अगर शहर की बात करें तो ये टोटल कितने थे? 88। अगला देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण में कुल वार्डों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि स्वच्छ सर्वेक्षण जो था इसमें कुल वार्डों की संख्या जो थी 95,120 थी। ठीक है, स्वच्छता मूल्यांकन सबसे सूक्ष्म स्तर वार्ड स्तर पर किया गया। किस स्तर पर किया गया? तो वार्ड स्तर यानी कि सबसे सूक्ष्म स्तर, सबसे सूक्ष्म स्तर। नेक्स्ट है, सीटी या फिर पीटी यानी कि कम्युनिटी या फिर पब्लिक टॉयलेट की कुल संख्या कितनी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सीटी या फिर पीटी की कुल संख्या की बात करें तो ये थी 26,792, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, रिड्यूस रीयूज रीसाइकल यानी कि 3R। ठीक है, 3R थीम किस वर्ष के सर्वेक्षण पर आधारित है? तो 2024-25 के थीम पर आधारित है दोस्तों आपका स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। अगला देखते हैं, सुपर स्वच्छ लीग में स्कूल स्तर स्वच्छता मूल्यांकन पहली बार किस उद्देश्य से जोड़ा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका छात्रों की स्वच्छता अभियान में शामिल करना। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में संकेतकों की कितने व्यापक खंडों में सरल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 व्यापक खंडों में सरल किया गया। अगला देखते हैं, परियोजना ग्राउंडिंग और सीटीयू परिवर्तन किस श्रेणी में नए संकेतकों के रूप में शामिल हुए? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुपर स्वच्छ लीग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए शहरों के वास्तविक ग्राउंड प्रोसेस को परखने के लिए ये नया मापदंड जो है दोस्तों जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव विकास रिपोर्ट 2025 किस संगठन द्वारा जारी की गई? तो मानव विकास रिपोर्ट जो HDR 2025 है, ठीक है, ये जारी किया गया UNDP द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए HDR हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP दैट मीन्स संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित की जाती है। अगला देखते हैं, मानव विकास रिपोर्ट 2025 की थीम क्या थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका अ मैटर ऑफ चॉइस, ठीक है, पीपुल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI। ये मानव विकास रिपोर्ट 2025 का थीम था। ठीक है, अगला देखते हैं, HDI 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आइसलैंड, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइसलैंड का HDI स्कोर जो था दोस्तों ये था 0.972 रहा। ठीक है, दुनिया में सर्वोच्च स्थान। अगला देखते हैं, भारत की HDI रैंक 2025 HDI 2023 के आधार पर क्या रही? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 130। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में सुधार किया, 134 से बढ़कर कितना हो गया? 130। अगला देखते हैं,
निम्न में से कौन सा देश अत्यधिक उच्च मानव विकास 0.800 प्लस श्रेणी में नहीं आता? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका चीन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए चीन का स्कोर जो है दोस्तों कितना है, तो 0.797 है। वह उच्च मानव विकास श्रेणी में आता है, अत्यधिक उच्च में नहीं आता है। अगला देखते हैं, ब्रिक्स देशों में एचडीआई रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस देश का रहा? तो दोस्तों ब्रिक्स देशों में जो एचडीआई रैंकिंग है, ठीक है, इसमें शीर्ष स्थान किस देश का रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा रूस का रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रूस का एचडीआई जो स्कोर है दोस्तों वो है 0.832, ठीक है, जो कि ब्रिक्स में क्या है, सर्वाधिक है। अगला है, 193 देशों में अंतिम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण सूडान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका स्कोर सबसे कम था, कितना था इसका स्कोर? तो 0.388 इसका स्कोर था। अगला देखते हैं, एचडीआई की अवधारणा किन दो व्यक्तियों द्वारा दी गई? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका अमर्त्य सेन और महबूब उल हक, इन दोनों ने एचडीआई की अवधारणा दी थी। ठीक है, आधारशिला रखी थी इन्होंने। एचडीआई दैट मीन्स, फिर से बता दूं आपको, मानव विकास सूचकांक। ठीक है, मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक की जो अवधारणा थी ये किन दो व्यक्तियों ने दी थी? अमर्त्य सेन और महबूब उल हक ने। अगला देखते हैं, भारत का 2023 का जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना दर्ज किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 72 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत के इतिहास में सबसे अधिक दर्ज जीवन प्रत्याशा है। ठीक है, सोच लीजिए आपकी उम्र कितनी एक्सपेक्टेंसी है, तो 72 वर्ष, निपट जाएंगे उसके बाद। अगला देखिएगा, 2019 में एआई शोधकर्ताओं में भारत का योगदान लगभग 0 था। 2023 में यह बढ़कर कितना हो गया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 20% हो गया है। ठीक है, क्या बोला है कि 2019 में एआई शोधकर्ताओं में, ठीक है, भारत का योगदान लगभग 0 था, लेकिन 2023 में यह बढ़कर कितना हो गया है? तो 20% हो गया है। ठीक है, एआई क्षेत्र में भारत की उपस्थिति तेजी से बढ़ी है, जिससे मानव विकास में स्पष्ट बढ़ा। तो आप लोग देख ही सकते हैं आप आजकल क्या चल रहा है, चैट जीपीटी, ग्रोक, ठीक है, और भी बहुत सारे एआई टूल्स जो हैं अभी मार्केट में आ चुके हैं। अगला देखते हैं, ऑपरेशन सिंदूर किस तारीख को हुआ था? तो दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर जो था ये 6 से 7 मई 2025 को हुआ था। ठीक है, ये जो ऑपरेशन था दोस्तों ये टोटल 25 मिनट का था। ठीक है, 25 मिनट का ये ऑपरेशन था। टाइमिंग भी इसका याद रखिएगा कि ये कितना से कितना टाइमिंग का, तो 1 बजे से लेकर के कितना 1:30 तक। ठीक है, अगला देखते हैं, ऑपरेशन सिंदूर किस घटना के प्रतिशोध में किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका पहलगाम। ठीक है, पहलगाम बायसन घाटी जो हमला था दोस्तों उसके प्रतिशोध में ऑपरेशन सिंदूर किया गया। ठीक है, 26 पर्यटकों को मार गिराया था। आप सबको पता होगा कि पहलगाम जो बायसन घाटी हमला हुआ था इसमें दोस्तों आपका 26 पर्यटक थे। ठीक है, जिसमें से 25 क्या थे? भारतीय, 25 भारतीय और एक जो था दोस्तों ये नेपाली। इनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। अगला देखते हैं, भारत के ऑपरेशन में कुल कितने आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत ने ऑपरेशन में, ठीक है, ऑपरेशन जो सिंदूर था इसमें कुल 9 आतंकी जो ठिकाने थे इन पर हमला किया। और इनमें से याद रखिएगा दोस्तों कि 5 ठिकाने कहाँ थे? तो 5 पीओके, इसके अलावा 4 पाकिस्तान के अंदर थे। ठीक है, अगला देखते हैं, ऑपरेशन सिंदूर किसने संचालित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि जो ऑपरेशन सिंदूर था ये भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना दोनों के द्वारा ये संचालित किया गया। ऑपरेशन की आधिकारिक जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसने दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ऑपरेशन की आधिकारिक जानकारी दी थी। ठीक है,
कब दिया था ऑपरेशन की क्या बोलते हैं आधिकारिक जानकारी, तो याद रखिएगा 7 मई 2025 को, 7 मई 2025 को। अगले देखते हैं दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में मुख्य रूप से कौन सा लड़ाकू विमान जो है उपयोग हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राफेल का उपयोग किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों राफेल जेट्स ने स्कैल्प व हैमर मिसाइलों के साथ लक्ष्य क्या किया था, भेद दिया था। अगला देखते हैं, स्कैल्प क्रूज मिसाइल किस देश की तकनीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस की तकनीक है स्कैल्प क्रूज मिसाइल। ठीक है, राफेल पर लगी यह मिसाइल 300 प्लस किलोमीटर रेंज रखती है। कितने किलोमीटर की रेंज रखती है, तो 300 प्लस किलोमीटर की रेंज रखती है आपका स्कैल्प क्रूज। ठीक है, नेक्स्ट है, हेरोप ड्रोन किस देश द्वारा विकसित किया गया, तो ये जो हेरोप ड्रोन है दोस्तों, ये इसे सुसाइड ड्रोन भी कहते हैं, जो लक्ष्य को सीधे टकराकर क्या करती है, नष्ट कर देती है। तो ये दोस्तों आपका इजराइल। ठीक है, हेरोप ड्रोन किस देश द्वारा विकसित किया गया, तो इजराइल द्वारा विकसित किया गया है हेरोप ड्रोन। अगला देखते हैं, भारत ने ऑपरेशन के दौरान किस एयर डिफेंस सिस्टम का उपयोग किया, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका S-400। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे भारत ने सुदर्शन चक्र नाम दिया और सक्रिय दिया। इसका क्या नाम रखा गया भारत में, तो सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र विष्णु जी का देखे होंगे आप लोग, अस्त्र है। अगला है, ऑपरेशन सिंदूर का आधिकारिक लोगो किसने डिजाइन किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ले कर्नल हर्ष गुप्ता और हवलदार सुरधीर सिंह ने। ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष गुप्ता और हवलदार सुरिंदर सिंह ने दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर का जो आधिकारिक लोगो था, ठीक है, ये डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा सिविलियन वॉरियर किसने किसे कहा गया, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका श्रवण सिंह को। ठीक है दोस्तों, श्रवण सिंह को सबसे छोटा सिविलियन वॉरियर कहा गया। ऑपरेशन सिंदूर में कुल कितने आतंकी मारे गए, तो दोस्तों ऑपरेशन जो सिंदूर था इसमें कुल 100 प्लस आतंकी जो है वो मारे गए। ठीक है, कितने ठिकानों पर ऑपरेशन किया गया था, तो 9 ठिकानों पर। ठीक है, 9 ठिकानों पर। अगला देखते हैं, सबसे अधिक संख्या में ठिकाने कहाँ नष्ट किए गए, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका पीओके में। ठीक है, पीओके में दोस्तों कितने ठिकाने नष्ट किए गए, तो 5 ठिकाने जो है ये पीओके में नष्ट किए गए। ठीक है, पीओके दैट मीन्स पाक अधिकृत कश्मीर। पीओके दैट मीन्स क्या होता है, पाक अधिकृत कश्मीर। यहां पर दोस्तों 5 ठिकाने नष्ट किए गए। ठीक है, अगला देखते हैं, पाकिस्तान ने भारत की कार्यवाही के जवाब में कौन सा समझौता निरस्त करने की घोषणा की, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका शिमला समझौता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पाकिस्तान ने कूटनीतिक दबाव बनाने हेतु यह कदम उठाया था। अगला देखते हैं, भारत ने प्रतिक्रिया स्वरूप किस संधि को निरस्त करने की चेतावनी दी, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सिंधु जल संधि को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1960 की संधि में भारत ऊपरी जल स्रोत नियंत्रित करता है। कौन सी सिंधु जल संधि, सिंधु जल का जो ऊपरी स्रोत होता है दोस्तों उसको नियंत्रित करता है भारत। अगला देखते हैं, ऑपरेशन सिंदूर किस ऐतिहासिक पैटर्न का हिस्सा माना जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका भारत की प्रतिशोधनी नीति। ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों, इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के अलावा और कौन कौन से ऑपरेशन हुए थे, तो एक तो उरी हुआ था। ठीक है, उरी ऑपरेशन कब हुआ था, तो 2016 में हुआ था। इसके अलावा पुलवामा, उरी हमला कब हुआ था, 2016। पुलवामा आपका 2019। पहलगाम ये कब हुआ था, तो 2025 में हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों इनके प्रतिशोधनी नीति के ऑपरेशन सिंदूर किस ऐतिहासिक पैटर्न का हिस्सा माना जा रहा है। ठीक है, तो भारत की प्रतिशोधनी नीति। उरी का देखे होंगे आप लोग, उरी जब हमला तो इसके लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था। पुलवामा, ठीक है, पहलगाम, तो इन सब के लिए क्या किया गया, भारत के द्वारा प्रतिशोध लिया गया। इसलिए भारत ऑपरेशन सिंदूर किस पैटर्न का ऐतिहासिक हिस्सा माना जा रहा है, तो भारत की प्रतिशोधनी नीति का। अगले देखते हैं,
निम्न में से कौन सा ऑपरेशन पहलगाम 2025 हमले के जवाब में किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, जो पहलगाम हुआ था इसके लिए ऑपरेशन सिंदूर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कब कब किया, कब से कब तक किया गया? 6 से 7 मई 2025 में किया गया, 7 मई 2025। नीचे दिए में से कौन सी मिसाइल ऑपरेशन सिंदूर में उपयोग नहीं हुई? स्कैल्प, हैमर, हेलफायर या फिर हारोप ड्रोन? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका हेलफायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो हेलफायर है दोस्तों, ये अमेरिकी मिसाइल है। ठीक है, अमेरिकी मिसाइल है आपका हेलफायर, इस ऑपरेशन में शामिल नहीं था ये मिसाइल। इसके अलावा स्कैल्प, हैमर और हारोप ड्रोन शामिल था। नेक्स्ट है, ऑपरेशन कितने मिनट में पूरा हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि जो ऑपरेशन सिंदूर था ये 25 मिनट में पूरा हुआ था। ठीक है, ऑपरेशन में उपयोग S-400 सिस्टम भारत ने किस देश से खरीदा था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, रूस से खरीदा था भारत ने। ठीक है, S-400 दुनिया के सबसे उन्नत एयर डिफेंस प्रणालियों में से एक है। नेक्स्ट है, स्काल्प मिसाइल की रेंज लगभग कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 300 प्लस किलोमीटर इसकी रेंज होती है स्काल्प मिसाइल की। 2016 उरी हमले के बाद भारत ने कौन सा ऑपरेशन किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्जिकल स्ट्राइक किया था भारत ने। ठीक है, देखिए उरी हमला हुआ था 2016 में, इसके जवाब में भारत ने कौन सा ऑपरेशन किया था? तो सर्जिकल स्ट्राइक किया था। ठीक है, अगला देखते हैं, ये याद रखिएगा कि ये 29 सितंबर 2016 को किया गया था, 29 सितंबर 2016 को। अगला देखिएगा, पुलवामा हमले 2019 के जवाब में कौन सी स्ट्राइक की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बालाकोट एयर स्ट्राइक किया गया। ठीक है, कब किया गया? तो 26 फरवरी को, 26 फरवरी 2019 को। नेक्स्ट है, पहलगाम बायसन घाटी में कुल कितने पर्यटक मारे गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका कुल 26 पर्यटक मारे गए थे, जिनमें से 25 तो भारतीय थे और एक क्या था? नेपाली था। हारोप ड्रोन को और किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुसाइड ड्रोन कहते हैं हारोप ड्रोन को। ठीक है, भूलिएगा नहीं, काहे कि नाम ही यूनिक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अक्टूबर 2025 में कौन सा MOU साइन किया? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संचालनात्मक सैन्य साझेदारी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अक्टूबर 2025 में कौन सा MOU समझौता पर साइन किया है? तो संचालनात्मक सैन्य साझेदारी। ठीक है, दोनों देशों की सेनाओं के बीच ऑपरेशनल को कोऑर्डिनेशन बढ़ाने हेतु ये MOU साइन किया गया है। अगला देखते हैं, धान से हरित हाइड्रोजन उत्पादन का MOU किसके बीच हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों IISc बेंगलुरु पंजाब के बीच में। ठीक है, जैव ऊर्जा तकनीक से ग्रीन हाइड्रोजन विकास हेतु ये समझौता किया गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त ऋण या फिर ऊर्जा सहयोग MOU अक्टूबर 2025 में भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो ये भारत और इजराइल के बीच किया गया है। ठीक है, देखिए ऑयल इंडिया प्लस HCL ने इजराइल के साथ ऊर्जा वित्त सहयोग समझौता पर MOU किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, UAE के साथ सितंबर 2025 का MOU किस विषय पर केंद्रित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निवेश, संरक्षण व प्रोत्साहन पर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखते हैं, जापान के साथ सितंबर 2025 में हुआ MOU किस पर था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका समुद्री सुरक्षा पर। ठीक है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में मैरी टाइम सिक्योरिटी प्राथमिकता बनी। अगला देखते हैं, मोरक्को के साथ सितंबर 2025 का MOU किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मत्स्य पालन और जलीय कृषि से। नेक्स्ट है, नॉर्वे के साथ सितंबर 2025 में कौन सा MOU हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक अनुसंधान, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पोलर रिसर्च सहित विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में क्या किया गया? तालमेल किया गया। नेक्स्ट है, डेनमार्क के साथ सितंबर 2025 का MOU किस राष्ट्रीय लक्ष्य से जुड़ा था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 2070 नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन से। ठीक है, 2070 नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन से जुड़ा है आपका डेनमार्क के साथ जो MOU किया गया है। ठीक है,
मास्टर कार्ड इन्फोसाइस का एमओयू किस विषय से जुड़ा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका डिजिटल भुगतान और व्यापार सहयोग से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में भारत मालदीव एमओयू किस श्रेणी से संबंधित था? तो राइट आंसर है इसका रक्षा सहयोग से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नामीबिया के साथ अगस्त 2025 का एमओयू किस पर आधारित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ड्रोन तकनीक से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ड्रोन तकनीक से संबंधित है नामीबिया के साथ अगस्त 2025 का भारत का एमओयू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जुलाई 2025 में दक्षिण अफ्रीका के साथ एमओयू किस क्षेत्र में हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खनिज अन्वेषण, ठीक है। जुलाई 2025 में भारत का, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के साथ जो एमओयू हुआ किस क्षेत्र में हुआ? तो खनिज अन्वेषण। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में नॉर्वे के साथ कौन सा आर्थिक एमओयू भारत का हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सीमा भुगतान, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जून 2025 भारत जापान एमओयू किस रक्षा क्षेत्र में था? तो राइट आंसर हो जाएगा पनडुब्बी सहयोग से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जून 2025 भारत मोरक्को एमओयू किस न्यायिक क्षेत्र से जुड़ा था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए टॉप जुडिशियल इंस्टीट्यूशन के बीच इंस्टीट्यूशनल कॉपरेशन क्या करेगा? इससे बढ़ेगा। मई 2025 में नेपाल भारत एमओयू किस पर आधारित था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका वाटर सैनिटेशन हेल्थ से, ऑप्शन नंबर बी। मई 2025 में भारत नेपाल ने किस क्षेत्र में सीमा पर अवसंरचना एमओयू साइन किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका बिजली पारेषण, ठीक है, बिजली पारेषण, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में इटली भारत एमओयू किससे संबंधित था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका रक्षा और व्यापार से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अप्रैल 2025 में नेपाल भारत एमओयू किस क्षेत्र में हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा एमएसएमई यानी कि डिजिटल कौशल व तकनीक, एमएसएमई और डिजिटल कौशल व तकनीक से जुड़ा है नेपाल भारत एमओयू, ठीक है, कब हुआ था? अप्रैल 2025 में। अगला देखते हैं, अप्रैल 2025 में भारत चिली एमओयू, ठीक है, किस व्यापार से संबंधित था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका गैर बासमती सफेद चावल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में नेपाल भारत का एमओयू किस क्षेत्र में केंद्रित था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका कि मार्च 2025 में जो नेपाल भारत का एमओयू है, ठीक है, ये आपका आपदा प्रबंधन व सांस्कृतिक आदान प्रदान से केंद्रित है। अगला है, मार्च 2025 में भारत न्यूजीलैंड एमओयू किस बारे में था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका संयुक्त आयोग की स्थापना से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वाइंट कमीशन की स्थापना। नेक्स्ट है, भारत अर्जेंटीना का मार्च 2025 में एमओयू हुआ था जो कि किस क्षेत्र पर केंद्रित था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सेमीकंडक्टर्स प्लस डिजिटल टेक प्लस स्किल से संबंधित था, ठीक है। फरवरी 2025 में भारत इंडोनेशिया एमओयू किस विषय से जुड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रम गतिशीलता और कौशल मान्यता से। अगला देखते हैं, फरवरी 2025 में भारत अर्जेंटीना ने किस राजनीतिक धातु पर एमओयू साइन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका लिथियम, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्यों? तो ईवी बैटरी जो इकोसिस्टम है इसको विकसित करने हेतु ये महत्वपूर्ण समझौता किया गया। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में भारत यूएसए एमओयू किस पर केंद्रित था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल स्किल से संबंधित है। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हो गया और आईआईटी मद्रास का एमओयू किस उद्देश्य हेतु था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका डीप टेक और इनोवेशन एंड रिसर्च के लिए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एडीबी प्लस भारत सरकार का जनवरी 2025 का एमओयू किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अवसंरचना ऊर्जा निवेश से संबंधित है आपका। अगला देखते हैं,
जेमेक्स 2025 किस देश के साथ भारत का नौसैनिक अभ्यास है? तो दोस्तों ये जेमेक्स 2025, ठीक है, ये किस देश के साथ? तो आपका जापान के साथ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जापान के पश्चिमी समुद्री क्षेत्र में आयोजित किया गया था जेमेक्स 2025, ठीक है, नौसैनिक अभ्यास। समुद्र शक्ति 2025 पांचवा किस देश के साथ आयोजित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका इंडोनेशिया के साथ में। ऑप्शन नंबर बी। कहां पर आयोजित हुआ था? तो याद रखिएगा विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। अगला देखते हैं, इन रॉकन 2025 पहला संस्करण किस देश के साथ भारत का पहला नौसैनिक अभ्यास था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण कोरिया के साथ में, ठीक है। अगला देखते हैं, ऑस्ट्रो हिंद 2025 फोर्थ किस प्रकार का अभ्यास है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये थल सेना का अभ्यास है, ठीक है। और ये इस कहाँ आयोजन किया गया था इसका? तो पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया, यहां पर इसका आयोजन किया गया था। अगला देखते हैं, इंदिरा 2025 भारत किस देश के बीच थल सेना अभ्यास है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रूस के साथ में, ठीक है। कोंकण 2025 किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूके के साथ, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के साथ। और ये कहां पर हुआ था? तो भारत का जो पश्चिमी तट है, भारत का पश्चिमी तट। अगला देखेंगे, SIAM भारत 2025 किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थाईलैंड के साथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर हुआ था ये? तो पटाया में, जो थाईलैंड का पटाया है, यहां पर ये अभ्यास किया गया था, थाईलैंड। अगला देखते हैं, मैत्री अभ्यास 2025 थल सेना के द्वारा, ठीक है, किस देश के साथ है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका थाईलैंड के साथ में, ठीक है। और ये कहां पर आयोजन किया गया था दोस्तों? तो ये उमरोई, उमरोई जो कि मेघालय में है, यहां पर यह अभ्यास किया गया, मेघालय। नेक्स्ट है, स्लाइनिक्स 2025 किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीलंका के साथ में, ठीक है। कहां पर, किस स्थान पर इसका आयोजन किया गया? तो कोलंबो में, कोलंबो। अगला देखते हैं, वरुण अभ्यास 2025 23वां, ठीक है, किस देश के साथ भारत का नौसैनिक अभ्यास है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस के साथ में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो आयोजन था दोस्तों अरब सागर में आयोजित किया गया था, अरब सागर में। अगला देखते हैं, धर्म गार्जियन 2025 किस देश के साथ थल सेना अभ्यास है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका जापान, ठीक है। किस स्थान पर इसका आयोजन किया गया था? तो राजस्थान के महाजन में, राजस्थान के महाजन। अगला देखते हैं, टाइगर क्लो 2025 पहला किस देश के साथ आयोजित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका मंगोलिया के साथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, खान क्वेस्ट 2025 किस स्थान पर आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, सॉरी, ये मंगोलिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, शक्ति अभ्यास 2025 8वां, ठीक है, कौन से क्रम का? तो 8वां किस देश के साथ आयोजित हुआ? तो दोस्तों शक्ति अभ्यास 2025 जो था ये आयोजित हुआ फ्रांस के साथ में, ठीक है, फ्रांस के साथ में आयोजित हुआ। कहां पर? तो ला कैवेलरी, फ्रांस में ही आयोजित हुआ था। डस्ट लीग 2025 किस देश के साथ सेना अभ्यास है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो आयोजन किया गया था ये पुणे में किया गया था। अगला देखते हैं, नोमैडिक एलिफेंट 2025 किस देश के साथ थल सेना अभ्यास है? तो राइट आंसर हो जाएगा मंगोलिया के साथ, ठीक है। अगला देखते हैं, खंजर 2025 किस देश के साथ किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये किया गया किर्गिस्तान के साथ में, ठीक है। अगला देखते हैं, सागर शक्ति 2025 किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडोनेशिया के साथ, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्राइट स्टार 2025 किस सेना शाखा का अभ्यास है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका थल सेना, ठीक है। और ब्राइट स्टार 2025 तो जो था दोस्तों ये मिस्र में आयोजित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, युद्धाभ्यास 2025 का 21वां कहाँ आयोजित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका अलास्का, जो कि यूएसए में स्थित है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था युद्धाभ्यास 2025 का, ठीक है। अगला देखते हैं, टाइगर ट्रियम्फ 2025 किस प्रकार का अभ्यास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये एक नौसेना अभ्यास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों कि इसका आयोजन जो था ये किया गया था विशाखापट्टनम में, ठीक है। विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया था टाइगर ट्रियम्फ 2025। डिजर्ट फ्लैग 10 2025 किस देश में आयोजित वायुसेना अभ्यास है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूएई, ठीक है। अगला देखते हैं, सी ड्रैगन 2025 किस समूह का अभ्यास है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वाड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अगला देखते हैं, फ्रीडम एज 2025 अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन दोस्तों दक्षिण कोरिया में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पैसिफिक रिच 2025 किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दक्षिण कोरिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, जापान 2025 एक संयुक्त अभ्यास है जिसमें कौन शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आपका भारत, रूस और बेलारूस, ये तीनों शामिल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। JAPAD 2025 एक संयुक्त अभ्यास है जिसमें कौन कौन शामिल है? भारत, रूस और बेलारूस। अगला देखते हैं, प्रचंड शक्ति 2025 कहाँ आयोजित हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि भारत का जो पश्चिमी तट है यहां पर प्रचंड शक्ति 2025 आयोजित हुआ था। अगला देखते हैं, साइक्लोन 2025 थर्ड किस स्थान पर आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुआम, जो कि आपका यूएसए में स्थित है, यहां पर साइक्लोन 2025, ठीक है, का आयोजन किया गया था। सिम्बेक्स 2025 32वां किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंगापुर। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, ट्रिपल ट्रोपेक्स 2025 किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांस के साथ नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25वां SCO शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तियानजिन में आयोजित हुआ था 25वां SCO शिखर सम्मेलन 2025, ठीक है। इसका जो आयोजन था ये 31 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर 2025, 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025, ठीक है। कहाँ हुआ था? तियानजिन, जो कि चाइना में स्थित है, यहां पर इसका आयोजन किया गया था। अगला देखते हैं, SCO 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा SCO 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया, ठीक है। COP30 जलवायु सम्मेलन 2025 का स्थल कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेलेम, जो कि ब्राजील में स्थित है, यहां पर COP30 जलवायु सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था। कब से कब तक इसका आयोजन किया गया था? तो 10 से लेकर के 21 नवंबर, ठीक है, बेलेम में इसका आयोजन हुआ था। अगला देखते हैं, COP33 की मेजबानी किस देश में प्रस्तावित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि COP33 जो है इसकी मेजबानी भारत में, ठीक है। कहां प्रस्तावित है? तो भारत में प्रस्तावित है। और ये कब होगा? तो 2028 में, 2028 में। अगला देखते हैं, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आयोजन किया गया था रियो डी जेनेरियो में, ठीक है दोस्तों। इसका जो आयोजन था 6 से 7 जुलाई को रियो डी जेनेरियो में किया गया था, जो कि कहाँ है? ब्राजील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 17वें ब्रिक्स में शामिल नए एक्सपेंडेड देशों में कौन सा देश जो है वो सूचीबद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका मिस्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, रण संवाद 2025 का प्रथम आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका जो आयोजन था दोस्तों ये महू, जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर रण संवाद 2025 का आयोजन हुआ 26 से 27 अगस्त 2025 को, ठीक है। अगले देखते हैं,
सप्तसुर यानी कि 7 राष्ट्र एक राग महोत्सव किस संस्था द्वारा आयोजित हुआ? सप्तसुर, ठीक है। 7 राष्ट्र एक राग महोत्सव किस संस्था द्वारा आयोजित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आईसीसीआर द्वारा, यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। अगला देखते हैं, एम एस स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, जो शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का जो विषय था ये था सदाबहार क्रांति, जैविक सुख का मार्ग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका सम्मेलन जो था दोस्तों, इसका आयोजन किया गया था 7 से 9 अगस्त 2025 को। इसका जो उद्घाटन किया गया था पीएम मोदी द्वारा। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगला देखते हैं, रामसर कन्वेंशन कॉप 15, ठीक है, कि 2025 बैठक कहाँ हुई? तो इसकी जो 2025 की जो बैठक हुई दोस्तों, ये हुआ विक्टोरिया फॉल्स, जो कि जिम्बाब्वे में स्थित है। यहाँ पर इसका बैठक का आयोजन किया गया था, ठीक है। कब हुई थी इसको बैठक? तो याद रखिएगा 31 जुलाई को, 31 जुलाई को इसकी बैठक हुई थी। अगला देखते हैं, रामसर रिपोर्ट के अनुसार भारत के कितने प्रमाणित रामसर स्थल हैं 2025 में? ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 91। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले देखते हैं, पुष्कर कुंभ मेला 2025 किस राज्य के निकट माड़ा गांव में आयोजित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड, ठीक है। इसका जो आयोजन था 16 से लेकर के आपका 25 मई को किया गया था। अगला देखते हैं, वर्ल्ड एक्सपो 2025 का मेजबान शहर कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि वर्ल्ड एक्सपो 2025 का मेजबान शहर ओसाका था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ओसाका कहाँ है? तो ये है जापान में। अगला देखते हैं, 28वां NCAG, ठीक है, ई गवर्नेंस 2025 कहाँ आयोजित हुआ और थीम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विशाखापट्टनम विकसित भारत, ठीक है। सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन, ये इसका थीम था। कहाँ आयोजित हुआ था? तो विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ था, ठीक है। और इसका थीम क्या था? तो विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। अगला देखते हैं दोस्तों, विश्व बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 में भारत की स्वामित्व योजना को किस रूप में विकसित किया गया, घोषित किया गया, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्लोबल चैंपियन मॉडल के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, सागरमाथा संवाद 2025 किस शहर में हुआ और किस वर्ष की घोषणा की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका काठमांडू, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि सागरमाथा संवाद 2025 किस शहर में हुआ? तो काठमांडू में हुआ और किस वर्ष की घोषणा की गई? तो 2025, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष 2025। देखिए इसका जो आयोजन है 16 से 18 मई को किया गया था, 16 से 18 मई को 2025 को इसका आयोजन किया गया था। अगला देखते हैं, ग्लेक्स 2025 यानी कि ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस 2025 कहां और कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, कहां हुआ था ये? तो ये आपका नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है, 7 से 9 मई 2025 को। अगला देखते हैं, वेव्स 2025 सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंबई में इसका आयोजन किया गया था, वेव्स यानी जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। अगला देखते हैं, इंडिया स्टील 2025 सिक्स्थ कहाँ हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडिया स्टील 2025, ये जो सम्मेलन था ये मुंबई में हुआ। ऑप्शन नंबर पी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बॉम्बे एक्सिबिशन सेंटर में। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 कहाँ हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका नमची में हुआ, जो कि सिक्किम में स्थित है। अगला, और ये कब से कब तक हुआ था? तो 12 से लेकर के 14 अप्रैल 2025 को, ठीक है। अगला देखते हैं, बाई मिस्टेक सिक्स्थ शिखर सम्मेलन, ठीक है, बी मिस्टेक BIMSTEC सिक्स्थ शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ और किस वर्ष भारत खेलों की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैंकॉक में, ठीक है। बैंकॉक में भारत 2027 में पहला बायोमिस्टिक खेल आयोजित करेगा। अगला देखते हैं, युग्म कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका
युग्म कार्यक्रम का जो उद्देश्य है शिक्षाविद, ठीक है, उद्योग और अन्वेषकों का समापन, नवाचार के लिए एकजुटता। नेक्स्ट है ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन 2025 जो है दोस्तों, ये किस शहर में आयोजित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं खुबानी फूल महोत्सव 2025 किस क्षेत्र में आयोजित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, कहां पर आयोजित हुआ आपका खुबानी फूल महोत्सव? लद्दाख, लेह में। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक किस उद्यान में हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। यहां पर राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक हुई थी। अगला देखते हैं आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ठीक है, आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया। कब से कब तक ये चला था? तो इसका जो आयोजन था दोस्तों, ये 16 से लेकर के 24 फरवरी। कहां पर हुआ था? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। अगला देखते हैं एरो इंडिया 2025 का मुख्य विषय यानी कि थीम क्या था इसका? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज इसका थीम था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं इंडिया एनर्जी वीक 2025 में भारत के ऊर्जा लक्ष्य 2030 में से कौन सा शामिल नहीं था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आपका 100% गैस हिस्सा 50% तक बढ़ाना। ये क्या था? शामिल नहीं था। 500 GW नवीनीकरण क्षमता, रेलवे को नेट जीरो करना। ठीक है, 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन। अगला देखते हैं बायोमेस्टिक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका जो उद्घाटन था वो किया था मनसुख मंडाविया जी ने। ठीक है, आयोजन जो था दोस्तों ये किया गया था 7 से लेकर के 11 फरवरी 7 से 11 फरवरी 2025 के बीच में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं एआई एक्शन समिट 2025 कहां और किसने सह अध्यक्षता की थी इसकी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पेरिस में। ठीक है, पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38वां सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला 2025 इस स्थान पर आयोजित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हरियाणा का जो फरीदाबाद में इसका आयोजन किया गया था। अगला देखते हैं सॉरी कब से कब तक इसका आयोजन किया गया था? तो 7 से लेकर के 12 फरवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है काशी तमिल संगमन 3.0 2025 का स्थान कहाँ था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नमो घाट, जो कि वाराणसी में स्थित है। ठीक है, इसका आयोजन जो था ये 15 फरवरी को किया गया था। अगला देखते हैं ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का विषय क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकसित भारत 2047। ठीक है, के लिए लचीला ग्रामीण भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं एआई एक्शन समिट 2025 के सह अध्यक्षों में से कौन था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका एआई एक्शन समिट 2025 के सह अध्यक्षों में से कौन था? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 किस शहर में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हुआ था नीदरलैंड के रॉटरडैम में। ठीक है, कब हुआ था? तो 20 मई को इसका आयोजन किया गया था, 20 मई 2025 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 कहाँ आयोजित हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये इसका आयोजन स्विट्जरलैंड के जेनेवा में किया गया था। ठीक है, जेनेवा में कब किया गया था? तो 21 मई को इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है 40वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ठीक है मलेशिया में हुआ था, कुआलालंपुर मलेशिया में। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 किन देशों में सह आयोजित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांस और कोस्टा के बीच में, फ्रांस और कोस्टा रिका के बीच में। ठीक है, कब से कब तक? तो 9 से 13 जून। अगला देखते हैं 91वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कनाडा में हुआ। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों कि इसका जो आयोजन था 15 से लेकर के 17 जून 2025 को इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो नीदरलैंड का जो द हेग है यहाँ पर दोस्तों नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ठीक है कब से कब तक किया गया था? तो 24 से 25 जून को किया गया था। अगला देखते हैं
सेमीकॉन इंडिया 2025 किस दिन या फिर किस स्थान पर आयोजित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये यशोभूमि जो कि नई दिल्ली में स्थित है, यहां पर 2 सितंबर 2025 को आयोजित हुआ था। ठीक है। पांचवा राजभाषा सम्मेलन 2025 किस स्थान में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा गांधीनगर के गुजरात में पांचवा राजभाषा सम्मेलन 2025 आयोजित हुआ था। कब हुआ था? तो 14 सितंबर को, 14 सितंबर। अगला देखते हैं, विश्व खाद्य भारत 2025 किस स्थान पर आयोजित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आयोजन भारत मंडपम, ठीक है, नई दिल्ली में किया गया था 25 से लेकर के 28 सितंबर 2025 को। अगला देखते हैं, 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 किस देश या फिर शहर में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका जो आयोजन था दुबई यूएई में। ठीक है, 1 से 2 अक्टूबर 2025 को इसका आयोजन हुआ। अगला देखते हैं, 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव किस शहर में आयोजित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंडीगढ़ में। ठीक है, कब से कब तक इसका आयोजन किया गया था? तो वो भी याद रखिएगा कि 6 से 9 दिसंबर को इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 किस शहर में आयोजित होगा? तो चंडीगढ़ में होगा 6 से 9 दिसंबर 2025 को। अगला देखते हैं, 10वां रायसीना डायलॉग 2025 किस स्थान को आयोजित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 17 मार्च 2025 को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 24वां विश्व सतत विकास जो शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, कब हुआ था? तो 7 मार्च को, 7 मार्च 2025 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी जी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पुरस्कार अगस्त 2025 में, कहां पर? तो पुणे में। ठीक है, पुणे में नितिन गडकरी को उनके अवसंरचना और ग्रीन फ्यूल टैंक योगदान के लिए मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024, ठीक है, 2025 में प्रदान किया गया है, किस भाषा के लेखक विनोद कुमार शुक्ल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिंदी भाषा के। ठीक है, देखिए दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। ठीक है, और इन्हें 16 मई 2025 को ज्ञानपीठ से सम्मानित हुए। कब हुए? 16 मई 2025 को। अगला देखते हैं, 34वां सरस्वती सम्मान 2024 इसका जो घोषणा हुआ था मार्च 2025 में किसे दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका भद्रेश दास को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो राम सुतार जी को। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार को मार्च 2025 में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट है शंकर देव पुरस्कार 2023। ठीक है, इसे कब प्रदान किया गया? तो 12 जून 2025 को। किसे मिला ये पुरस्कार? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोनल मानसिंह को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, जमन लाल शर्मा पुरस्कार 2024 किस संस्थान को दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका प्रसार भारती को। ठीक है दोस्तों, यदि आपको करंट अफेयर 2025 का 1 जनवरी 2025 से लेकर नवंबर 2025 तक का कंप्लीट चैप्टर वाइज थ्योरी और कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, जिसका इंडेक्स आप लोग देख सकते हैं, ये सिलेबस है, तो ये सब इसमें क्या किया गया है, कवर किया गया है। ठीक है, आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डेमो की बात करें तो जैसे हमारा चैप्टर 1 है, तो इसमें वर्तमान में कौन क्या है, ठीक है, तो इसी टॉपिक से रिलेटेड हमने क्या किया है, एमसीक्यू बनाया है कि वर्तमान में कौन क्या है से रिलेटेड। ठीक है, तो इसी तरह के पूरा जो ये पीडीएफ है वो डिजाइन किया गया है। जैसे हमारा ऑपरेशन सिंदूर हो गया, ठीक है, कौन सा है, चैप्टर 7 में है। ऑपरेशन सम्मेलन व महोत्सव हो गया, ये चैप्टर 10 में है। ठीक है, और भी डेमो है, आप देख सकते हैं। तो इस पीडीएफ की प्राइस की बात करें, ठीक है, देखिए देने के लिए तो मैं आपको इसे फ्री में दे सकता हूं, लेकिन वीडियो बनाने और आपका पीडीएफ बनाने में काफ़ी समय और मेहनत लगता है, तो इसलिए मैंने इसके लिए आपके छोटी सी केवल प्राइस रखी है। जैसे आप लोग थ्योरी परचेस करते हैं, ठीक है, हमारे थ्योरी का पीडीएफ को आप लोग परचेस करते हैं तो इसकी प्राइस है 50 रुपये, और एमसीक्यू वाले पीडीएफ को प्राइस परचेस करते हैं, ठीक है, तो इसकी भी प्राइस कितनी रखी गई है, ओनली 50 रुपीज़ रखी गई है। लेकिन दोस्तों यदि आप कॉम्बो परचेस करते हैं तो मैंने इसका प्राइस कम कर दिया है, 80 रुपये कर दिया है। ठीक है,
इसके अलावा आपको बता दूं कि यदि आपको छत्तीसगढ़ का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का भी पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है कंप्लीट, ठीक है। कंप्लीट चैप्टर वाइज थ्योरी मिलेगा इसमें और कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू। इसका डेमो आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। कुछ इस तरह से इसका जो डेमो है, जैसे चैप्टर 1 में क्या है, छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047, चैप्टर 2 में क्या है, बस्तर पंडुम 2025, ठीक है। तो इस तरह से डिजाइन किया गया है। ये आपका देख सकते हैं, ये क्या हो गया, एमसीक्यू फॉर्मेट हो गया, ठीक है। ये क्या है, एमसीक्यू फॉर्मेट है। इसके अलावा दोस्तों, तो इसके भी पीडीएफ के प्राइस की बात करें तो जैसे एमसीक्यू वाला हो गया, ठीक है, एमसीक्यू और थ्योरी, तो थ्योरी का प्राइस कितना रखे हम लोग, 50 रुपए है, और एमसीक्यू वाले पीडीएफ की प्राइस भी कितनी है, 50 रुपए है, ठीक है। लेकिन इसको भी आप कॉम्बो परचेस करते हैं तो ये आपको मात्र 80 रुपए में मिल जाता है, ठीक है। और आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, ठीक है, कि जैसे एक एक तो अगर आप लोग पीडीएफ को परचेस करने जाएंगे तो 4 पीडीएफ का प्राइस हमारा कितना हो जाता है, 200 हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट रखा है, स्पेशल डिस्काउंट रखा है, जिसमें यदि आप दोस्तों, ठीक है, यदि आप चारों पीडीएफ को एक साथ में परचेस करते हैं तो ये आपको टोटल कितना पड़ेगा, केवल 150 रुपए में मैं दे दूंगा आपको ये पीडीएफ, ठीक है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो 150 रुपए में आपको ये कंप्लीट 4 पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ हो गया और नेशनल इंटरनेशनल का भी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाता है, ठीक। तो इस पीडीएफ की प्राइस की बात कैसे परचेस करना है, ठीक है। तो दोस्तों, इस दिए गए क्यूआर कोड को आपको स्क्रीनशॉट लेकर स्कैन करना है, ठीक है। इसके अलावा पेमेंट करने के बाद हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर 9131897781, ठीक है, इस नंबर पर आपको क्या करना है, पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है दोस्तों उसे भेज देना है, ठीक है। आपको कॉल या मैसेज करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इसका जो पीडीएफ है दोस्तों वो तत्काल ही मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।